नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस सवाल को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वो है व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्या कानूनी प्रावधान है। आज पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर और किसी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके सामने है तो आप हमारे साथ सीधे जुड़कर हमसे इस बारे में बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता वरुण सिंह। वरुण, बहुत स्वागत है आपका शो में। जब हम लोग कंपटीशन लॉ की बात करते हैं तो दरअसल लॉ है क्या और क्यों इसकी जरूरत है? जी जी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज बेसिकली समथिंग व्हिच इस एक्ट को लाते समय लागू करने के लिए एम्फसाइज किया गया है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड, लाइक एनी प्रोडक्ट मार्केट, एनी सप्लाई चेन, जहां पर ऐसा कोई उल्लंघन ला सकता है कोई इंसान, जहां पे जिसके पास डोमिनेंट शेयर हो, जहां पे कोई इंसान हैज़ अ पावर अथॉरिटी टू डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ डिक्टेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे ये कंपटीशन एक्ट बहुत लागू होता है। और इसी कारण 2002 में आया भी था, रिप्लेस करते हुए मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को। और इसमें बेसिक एम्फेसिस यही होता है कि कोई भी इंसान जहाँ पे जिसके पास पोजीशन है ऑफ पावर, वो उसको इस तरह से ना एम्फसाइज करे जिससे वो एडवर्स मार्केट कंडीशन क्रिएट हो जाए। यानी अगर मोटे तौर पर हम समझते हैं तो ये ऐसी चीज़ों के लिए है, ऐसी परिस्थितियों के लिए है कि अगर किसी भी मार्केट में कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करता है, अपना प्रभुत्व रखता है, तो सिर्फ उसी को फायदा न मिले, जो छोटे लोग, जो बाकी लोग हैं, वो भी साथ साथ सामने आ सके, काम कर सके। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियाँ किसी के सामने आती हैं और किसी भी मतलब किसी भी इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी होती है, कोई व्यक्ति होता है जो कि डोमिनेट वहाँ पर कर रहा है, तो बाकी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कि वो भी कमा पाएँ, वो भी काम कर पाएँ, इसके लिए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? जी, गाइडलाइन इसका बेसिक काफ़ी सिंपल ही है कि बेसिकली दो टाइप की कॉन्ट्रवेंशन होती है इस एक्ट के अंदर जो एम्फेसाइज किया जाता है। जो एक है एंटी कॉम्पिटिटिव और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, और दूसरा है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कोई भी अगर ऐसी कंपनी ऐसे पोजीशन में होती है जो भी आपको फोर्स करे एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, तो आप एक इंफॉर्मेशन फाइल कर सकते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अंडर सेक्शन 19, जो उसके बाद सीसीआई खुद ही लुक इनटू करता है और देखता है कि, और डीजी के साथ इन्वेस्टिगेट करता है कि अगर ऐसा कोई काम हो रहा है जिसकी वजह से उस मार्केट प्लेयर को डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर उसमें वो लुक इनटू करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इसके बारे में अगर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है उससे पहले शिकायत दर्ज करानी होगी, तो शिकायत दर्ज कहाँ पे करते हैं? कोई अथॉरिटीज के लिए अलग से बनी हुई है? इस अथॉरिटी का नाम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जी, जो सिचुएटेड दिल्ली में ही है। इसके लिए अंडर सेक्शन 19 में इसका और साथ साथ उसके जो रेगुलेशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि किस बेसिस पे और किस फॉर्मेट में आपको वो कंप्लेंट फाइल करना होगा। ठीक है, इस वक्त कन्नौज से मोहित हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। मोहित, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो मोहित, अपनी बात आप रखिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हेलो जी मोहित। जी, ये व्यवसाय की अपनी रख सकते हैं या जॉब रिलेटिव भी रख सकते हैं? जॉब में किस तरीके की समस्या की बात आप कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा था यूपीएसआरटीसी में जी। तो मेरे साथ हुआ ये एक कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी मेरे खिलाफ। वो कंप्लेंट कोर्ट द्वारा लीगल नहीं मानी गई, मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। और उसके बाद भी मुझे दोबारा से नौकरी नहीं ज्वाइन कराई जा रही है। लगभग 1 साल से ऊपर हो गया मुझे परेशान। हालांकि मोहित, इस बारे में आपकी पूरी फाइल देखने की हमको ज्यादा जरूरत होगी, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आएंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल इस पर तभी भी ये एक्चुअली ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको एक कंपनी से निकाला गया है। इसमें कंपटीशन का केस नहीं होगा, पर आप उस कंपनी के खिलाफ जरूर कार्रवाई कर सकते हैं
कि आपको रॉन्गफुल टर्मिनेशन हुआ है उसके लिए आप कॉम्पनसेशन भी सीख कर सकते हैं, बिकॉज अगर जो कंपनी की गाइडलाइंस है और उसके हिसाब से आपको कोर्ट ने भी आपको एग्जॉनरेट कर दिया है, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो किस बेसिस में टर्मिनेट किया है और आपको आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो आपको मॉनेटरी लॉस हो रहा है उसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। कंपटीशन केस इसमें इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज कंपटीशन 3 चीज़ों पे केस बनता है। वो होता है जिसका मेन एम्फेसिस होता है रेलेवेंट मार्केट। अब जैसे कि आपकी आपका जो काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर उस एम्प्लॉयमेंट में और भी प्लेयर हैं जिनके जहाँ पे आप जॉब सीख कर सकते हैं, देन एंड इक्वली उतनी अपॉर्चुनिटी उनके पास भी है, तो रेलेवेंट मार्केट में वो डोमिनेंट प्लेयर नहीं माना जाएगा और इसलिए आपको ये कंपटीशन का केस नहीं बनेगा उसमें। ठीक है, इस वक्त वाराणसी से देशराज हमारे दर्शक। देशराज, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, सन 92 में हमारा एक जमीन का मुकदमा हुआ था जी। वो सर जो है कि हम लोग जो है कि 2002 में उसको फाइनल हो गया, हम लोग जीत गए जी। उसके बाद उन्होंने अपील किया 2003 में, वो भी हम लोग जीत गए। 2000 उसके बाद रिवीजन दाखिल किया, वो भी हम लोग जीत गए। ठीक है, तो सर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे परिवार में काफी प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में कैविएट लगाया था जी। तो वो हाई कोर्ट लड़ने नहीं गया पार्टी दूसरा। जी। अभी सर हम उस जमीन पे कब्जा लेना चाहते हैं, हमको क्या करना होगा सर कि वो जमीन हमारा हमको मिल जाए? जमीन पे उन लोगों ने अपना घर मकान सब बना लिया हुआ है। ठीक है, अरुण आपके पास में जी, इसके लिए आपको जब आपके पास रिवीजन में आप केस आप जीत गए थे तो आपको इसमें एग्जीक्यूशन में आपको फाइल करना चाहिए था, बट ये एग्जीक्यूशन तभी मतलब जब केस हुआ था, अगर मान लीजिए आपका केस 2006 में हुआ था तो आपको 2006 या 2009 तक आपको फाइल करना चाहिए था। अभी मतलब 10 साल बाद जब, क्योंकि कोर्ट इक्विटी भी देखता है, अगर आप कोई भी इंसान किसी प्रॉपर्टी में पिछले 12 साल से रह रहा है तो एक कॉन्सेप्ट कहते हैं जैसे एडवर्स पोजेशन, वो उस वजह से भी उसको रहने को मिल जाता है जी। तो पर आपके अगर सही टाइम पे अगर आप उसे अप्रोच करते कोर्ट को, तो आपका जो ऑर्डर है जो आपको वो फेवर मिला है उसको आपको एग्जीक्यूट कराना चाहिए था फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, और उसी तरीके से आपका वो घर खाली होता और आपको वो घर मिल सकता था। पर आज के दिन में इसमें एग्जीक्यूट कराना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज पिछले 10 साल से अगर मान लीजिए अगर वो रह रहे हैं वहाँ पे, तो फिर कोर्ट इन सब बातों को भी ताल्लुकात रखते ही ऑर्डर पास कर सकता है। तो ठीक है, तो अब इनके पास रास्ता क्या है? जो कह रहे हैं कैविएट इन्होंने दाखिल की है हाई कोर्ट में, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो वहाँ नहीं पहुंचा और ये चाहते हैं पोजीशन। नहीं, अगर अभी तक उसके बाद 2006 के बाद अगर उन्होंने 2006 के बाद आपको आप अगर आप नहीं भी फाइल किया है तो आपको एनीवे सूट फॉर पोजीशन डालना चाहिए। अगर आप राइटफुल ओनर हैं और आपको कोर्ट से आपको एंटाइटलमेंट मिला है प्रॉपर्टी का, तो आप सूट फॉर पोजीशन डालिए हाई कोर्ट में और दिखाइए कि आपकी कोर्ट की कार्रवाई की वजह से आपको ही राइटफुल टाइटल है, तो आप उस बेसिस पे आपको प्रॉपर्टी आपकी वापस मिल सकती है। चलिए, उम्मीद मैं करता हूँ देशराज की बेहतर सहायता आपको मिली है इस बारे में, और अगर आगे भी कोई दिक्कत आपके पास आती है तो आप सीधे हम तक जुड़कर हमसे निःशुल्क को बेहतर सहायता आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वरुण, जो सीसीआई की हमने बात की, इसमें फंक्शन कैसे क्या रहता है, अपनी शिकायत कैसे दाखिल की जाती है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट इसका होता है? जी, फॉर्मेट से ज़्यादा मैं आपको एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि किस बेसिस पे और क्या उसका प्रोसीजर होता है। अगर सीसीआई के अंदर जब कोई भी कंप्लेंट दाखिल किया जाता है सेक्शन 19 के अंदर, तो सीसीआई एट इट्स इंसेप्शन उसे उसके दो ही प्रोसीजर है उस केस को आगे बढ़ाने के लिए और या फिर उसे क्लोज करने के लिए, वो है अंडर सेक्शन 26। सेक्शन 26 में सीसीआई एक कंप्लेंट को एक एफआईआर की तरह ट्रीट करते हुए उसमें प्राइमा फेसी ढूंढता है कि इसमें कॉन्ट्रवेंशन है कि नहीं है उस एक्ट के। अगर समझता है कि उस ऑन अ प्लेन रीडिंग ऑफ द कंप्लेंट कि हाँ इसमें कोई कॉन्ट्रवेंशन है, तो फिर वो सेक्शन 26(1) में वो डीजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। और अगर वो केस मेंटेनेबल नहीं है, जैसे कि वो कंपटीशन का केस है ही नहीं और आपने कंपटीशन डाल दिया, या फिर 2009 से पहले का आपने डाला है जो जब तक वो उस एक्ट के कुछ सेक्शंस लागू नहीं हुए थे, तो वो उस केस को क्लोज कर सकता है 26(2) में। बट इंटरेस्टिंगली अभी सुप्रीम कोर्ट इस जो प्रोसीजर है 26(2) में, जैसे किस तरीके से केस क्लोज किया जाता है उसको अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एक्टिवली वो चल रहा है केस। होपफुली वील हैव अ बेटर ओवरव्यू कि किस तरीके से केस क्लोज किया जा सकता है। अगर जो चर्चा हमने अब तक की है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं, कौन से मेजर जजमेंट्स रहे हैं, इस बारे में जानना चाहूँगा आपसे।
सुप्रीम कोर्ट ने बिकॉज ये इसमें जो मेन कॉन्ट्रवेंशन है, जैसे मैं पहले कह रहा था, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की इनकॉर्पोरेट इस एक्ट में 2009 से ही हुए हैं, तो अभी तक 2 ही ऐसे जजमेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं। एंड उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक तो स्टील अथॉरिटी वर्सेस जिंदल स्टील है, जहाँ पे जिंदल स्टील वाज वन ऑफ द मेनी कस्टमर जो स्टील अथॉरिटी से स्टील खरीदता था। उनके रिलेशन में जो स्टील अथॉरिटी हैड स्टार्टेड पुटिंग वेरी ओनरस कंडीशंस फॉर जिंदल स्टील टू प्रोक्योर दैट स्टील, तो जिंदल स्टील ने कंप्लेंट फाइल किया और उसके रिलेशन में जो जजमेंट आया वो बेसिकली प्रोसीजर लेआउट करता है, जिसमें कहता है कि अगर 26(1) में अगर ऑर्डर पास होता है तो वो किस तरीके का ऑर्डर होगा, वो प्राइमरी फेसी ओपिनियन किस हद तक बनाना पड़ता है। बट मोर इंटरेस्टिंगली जो अभी रिसेंटली जस्टिस ए.के. सीकरी ने जजमेंट पास किया कंपटीशन कमीशन के रिलेशन में है, वो है एक कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर टेलीविजन शोज, जिसमें एक डब्ड शो was being played in the state of West Bengal, and this coordination committee had sought to remove the show from the television for the sole reason कि it is creating a hindrance for their own market, जहाँ पे जो local players होते हैं वो perform करके नहीं show कर पा रहे हैं। But the Supreme Court went on to hold कि ये ऐसा practice is not acceptable, even though it does not qualify as a enterprise as such, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी का कंटेंशन था कि भाई हम तो अपने यूनियन के लिए जो अपना बात आगे पुट फॉरवर्ड कर रहे थे, हम कोई एंटरप्राइज नहीं है जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, बट एनी सच एक्टिविटी विच हैज इन रिलेशन टू एनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी वो इस एक्ट के अंदर आ सकता है, और इसीलिए ये जो काम कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कमेटी को, उसको रोका गया और इनको अलाउ नहीं किया गया, और इसी वजह से वो डब शो अब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में शो हो सकता है। ठीक है सर, इस वक्त कानपुर से आईबी सिंह हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। आईबी सिंह, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर हमारा एक प्लाट था कानपुर यूपी साइड इसी में। जी जी सर, हमारा एक प्लाट है यूपी साइड इसी कानपुर देहात में। जी आईबी सिंह, पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम आप बंद कर लीजिए सर, अपनी टीवी की आवाज आप बंद कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम लोग सुन पाए। हमारे नाम इलाज था, लेकिन हमने रजिस्ट्री ठीक है सर, बंद हो गया जी। सर कानपुर में हमारा यूपी साइड इसी में प्लाट है हाउसिंग का 200 वर्ग मीटर का। वो हमने इलाज कराया था, इसके बाद हमने उसका पूरा पेमेंट भी जमा कर दिया इलाज के, लेकिन रजिस्ट्री हम नहीं करा पाए किसी कारणवश से, करीब 20 साल हो गए। तो हमारा प्लाट उन्होंने कैंसिल कर दिया, यूपी साइड इसी ने उसका लेटर दे दिया, जबकि अभी बहुत सारे प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, पड़े हुए बने भी नहीं है। और मैं उसका अब हमने जो उनको दिया है नोटिस दिया कि मैं आप पूरा रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ और उसके साथ मैं तुरंत बनवाना चाहता हूँ, तो वो तो हमारी सुने नहीं, और हमको एक रजिस्ट्री लेटर दे दिया गया, प्लाट कैंसिल किया जाता है। सर ये सोचा मैं आपको लीगल कार्रवाई बताया क्या कहूँ। ठीक है, आपके पास जी देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना या फिर उसका लीगल वैलिडिटी लेना के लिए आपको अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वो आपका है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट कराना है विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको लीगल राइट मिल जाएगा। बट यही है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो ये सोसाइटी है मेरे हिसाब से जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सोसाइटी आर गवर्नड बाय सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंदर ही आपका कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, जिसमें आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, और अगर आपको रिड्रेसल नहीं मिलता है तब आप उसके बाद हाई कोर्ट भी आ सकते हैं उसी बेसिस पे कि आपको अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहा है कंपेयर टू अदर। तो ये एक तरीके से ना एक संस्था जो यूपीएसआईडीसी उन्होंने बात की है, गवर्नमेंट बॉडी ही है ये, तो इनकी तरफ से फ्लॉट इनको अलॉट किया गया था, पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्री ना होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया। तो क्या इनको पेमेंट वापस मिलेगी, या अगर ये चाहते हैं कि प्लॉट इनको मिले तो क्या कोई लीगल तरीका भी इनके पास रहता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में होता है जो आप इन्फोर्स कर सकते हैं, पर अगर मान लीजिए अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो पैसा आपने डाला है वो आपको मिल सकता है। पर ये मैं तभी बता सकता हूँ आपकी पेपर्स देख के, बिकॉज इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर आपकी ही गलती है और आप रजिस्ट्रेशन सही टाइम से नहीं कर पाए तो इसमें पैसा रिफंड होना भी
कहना आसान नहीं होगा कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट सही इसका वही होगा अगर पेपर देखें। और अभी सिंह, आप अगर आप और बेहतर जानकारी इस बारे में चाहते हैं तो अपने पेपर्स आपकी कॉपी आप हम तक भेज दीजिएगा हमारे ईमेल एड्रेस के द्वारा। जो एड्रेस हमारा लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है हमारे ऑफिस का, A9 सेक्टर 68 नोएडा, ये हमारा एड्रेस है। आप इस पर अपनी जो फाइल है पूरी वो भेज सकते हैं, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे, कोई सहायता आपकी हम लोग इस बारे में कर पाएं। वरुण, जैसा कि हम देखते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट की भी बात की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड में, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और बहुत मुश्किल होता है कि कोई नया कॉन्ट्रैक्टर वहां पे घुस पाए। अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्टर, कोई नया प्लेयर वहां पे अपनी कुछ बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है, मोनोपोली वहां पे कुछ लोगों की वहां पर है, तो कैसे फिर कानून उसकी सहायता करता है इस चीज पे? जी, किसी भी कंपटीशन केस को दाखिल करने के बाद सबसे पहली कंपटीशन कमीशन यही चीज नोटिस करता है, जो 3 फैक्टर्स जो मैं आपको पहले डिस्कस कर रहा था, कि एक रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट होता है, एक रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट होता है, और इन दोनों के बेसिस पे एक रेलेवेंट मार्केट डिटरमाइन किया जाता है, जिसके बेसिस पे देखा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे अब मान लीजिए रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट होगा जो कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस है, मान लीजिए वो सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं काम कर रहा हूँ फर्स्ट, अगर मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ पाइपलाइन लगाने का, तो मेरे लिए इसका सब्स्टिट्यूट टीवी मैन्युफैक्चर करना नहीं हो सकता है, तो या फिर कोई और बिजनेस नहीं हो सकता है जो लाइन में काम कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर मेरा रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट करेक्टली डिटरमाइन कर दिया है जहाँ पे, और पर अगर उस ज्योग्राफी, उस एरिया में अगर उसके अलावा, उस कॉन्ट्रैक्टर के अलावा और कोई ही कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जो ये काम आपको सब कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, देन उस केस में आपका एक जायज कंपटीशन कमीशन का इंफॉर्मेशन फाइल हो सकता है, और आप उसी बेसिस पे कंपटीशन कमीशन उसके अंदर लुक इनटू भी कर सकता है। ठीक है, और शिकायत आपको फिर CCI में ही करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, CCI करनी होगी। CCI से नीचे कोई अथॉरिटी नहीं होती। CCI में अगर आप केस हारे तो आप कॉम्पैक्ट जा सकते हैं, कॉम्पैक्ट में अगर आप केस हारे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का इस पूरे मसले पर देने के लिए। थैंक यू। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से सही समय पर न्याय मिले। इस बारे में अगर कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो हम आपके साथ, आपके लिए हम मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। नमस्कार।